ओके, सो इन द प्रीवियस सेशन बच्चों हमने कंप्लीट किया था यहाँ तक फिनॉल्स का जो बेसिक आइडिया, अपना फंडामेंटल जो नेचर है फिनॉल्स का, उसके बारे में हमने बात की थी। ठीक है, डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग यानी कि बेंजीन रिंग से OH ग्रुप अटैच्ड है। फिनॉल का दूसरा नाम कार्बोलिक एसिड। फिनॉल की अगर हम लोग केमिकल नेचर देखें तो वीकली एसिडिक है, राइट? वीकली एसिडिक है बट स्लाइटली मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप अल्कोहल्स के यानी कि अल्काइल ग्रुप वाले जो अल्कोहल्स है नॉर्मल आपके ROH, उनसे कंपेयर करो तो फिनॉल स्लाइटली मोर एसिडिक है। और एक लाइन जो यहाँ पे मैंने येलो से मार्क की है, रेड से लिखी हुई, क्या है? फिनॉक्साइड का जो आयन है वो फिनॉल के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल है। बिकॉज फिनॉक्साइड ज़्यादा स्टेबल है तो फिनॉल क्या करता है, H+ इजीली दे देता है ताकि वो फिनॉक्साइड बन सके, राइट? लिटमस के साथ उनका स्लाइटली एसिडिक आपको टेस्ट मिलता है ऑफ कोर्स। अल्कोहल्स जो है वो लिटमस पे न्यूट्रल है ना? और डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट हमने देखा था फिनॉल्स और अल्कोहल्स में डिस्टिंग्विश करने के लिए आप एक्वस FeCl3 सॉल्यूशन यूज करते हो जिससे कलर्ड फेरिक फिनॉक्साइड बनता है। वहां तक हमने क्लियर किया था। आज हम लोग बात करेंगे MOPs और रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स की, राइट? उसमें बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस है, 2 कोल्बिस एंड राइमर टाइमन आज करने वाले अपन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। फोकस ऑन दैट। Apart from that, phenols part is very simple and straightforward. What we have done in aromatic, a lot of that is repetition that we have already done. चलो देखिए, in aqueous medium phenols will show weak acidic character. ये पार्ट आप मार्क करके लो, ठीक है? Aqueous medium phenols will show weak acidic character. Alcohols are obviously neutral. Reason क्या है इसके लिए? Reason is in the extent of stabilization of conjugate bases. Now what is a conjugate base? ये कॉन्सेप्ट पहले हमने डिस्कस किया है। लेट्स रीकैप, थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं। अगर आपके पास कोई एक एसिड है, लेट्स से आपके पास HCl या H2SO4 है, या फिर एसिटिक एसिड है CH3COOH, या फिर आपके पास फिनॉल है, समझो PHOH। फिनॉल को मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है? PHOH, फिनाइल ग्रुप और OH ग्रुप, ठीक है? अब क्या करो, सब में से H+ निकाल के देखो। क्या निकाल के देखोगे? H+ निकाल के देखो। तो H+ निकालने के बाद HCl में से क्या बचा? Cl-। H2SO4 में से क्या बचा? HSO4- बाय सल्फेट। HSO4 1- चार्ज, क्योंकि मैंने एक ही H+ निकाला, अभी 2 निकालता हूं तो सल्फेट बचता है ना, SO4 2-। व्हाट अबाउट एसिडिक एसिड? इसमें से क्या बचेगा? CH3COO-, एसीटेट। और यहां से क्या बचेगा फिनॉक्साइड, PHO-, है ना? ये जो बच गया ना H+ निकालने के बाद, इसको बोलते हैं उसका कॉन्जुगेट बेस। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट बेस। तो ये आपका एसिड था, कि क्या था आपका? एसिड था, और एसिड में से H+ निकालने के बाद जो बचा वो उसका क्या है? कॉन्जुगेट बेस। केमिस्ट्री का रूल क्या बोलता है? केमिस्ट्री का रूल बोलता है बॉस कि स्ट्रॉन्गर द एसिड मीन्स वीकर इज द कॉन्जुगेट बेस। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस कैसा रहेगा? वीक रहेगा। एंड वाइस वर्सा। अगर वीक एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो यहां पर आप देखो, अगर आप कंपेयर करना चाहो, H2SO4 बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ऑफ कोर्स वी नो दिस। H2SO4 को बाय द वे द किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है। बोला था ये मैंने क्लास में, किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं इसको, P ब्लॉक पढ़ा तो मैंने कहा होगा, ठीक है? और एसिटिक एसिड है, ये तो ऑर्गेनिक एसिड है, ये तो वीक है बच्चों, पता है आपको। तो सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस है यानी कि बाइसल्फेट जो है वो कैसा है? ये वीक बेस। समझ में आ रही बात? ठीक है, ये वीक बेस।
लेकिन कार्बोक्सिलेट यानी कि ये जो एसीटेट है यहां पे, ये स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। क्या ये बात सबके दिमाग में गई? वीकर एसिड का कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस विल बी स्ट्रॉन्गर। अब ये देखो, मैंने एक स्टेटमेंट इसके पहले अभी आपको रिवाइज भी कराई कि अल्कोहल और फिनॉल में से स्लाइटली मोर एसिडिक कौन है? अल्कोहल और फिनॉल के बीच में ज्यादा एसिडिक कौन है? तो फिनॉल ज्यादा एसिडिक है ना। तो अगर मैं अल्कोहल और फिनॉल में ये सेम लॉजिक अभी अप्लाई करूं, चलो कंपेयर करके देखते हैं। अल्कोहल, फिनॉल, सपोज मेरे पास अल्कोहल है इथेनॉल फॉर एग्जाम्पल, और फिनॉल ऑब्वियसली मेरे पास है C6H5OH, ठीक है। ये दोनों को मैं एसिड मान लेता हूं, तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हुआ बच्चों? अल्कोहल का कॉन्जुगेट बेस क्या हुआ? C2H5O-, बरोबर है। यानी कि एल्कोक्सी ग्रुप बोलूं, इन जनरल बोल दूं एल्कोक्सी, यहां पे स्पेसिफिक बोला तो इथॉक्सी, स्पेसिफिक बोला तो क्या हो जाएगा? इथॉक्सी हो जाएगा। बहुत लोग इथॉक्साइड भी बोलते हैं, ठीक है ना। C2H5O-, इथॉक्साइड भी इथॉक्सी बोल सकते हो, एल्कोक्सी ग्रुप। ओके, आइडियली यू शुड से एल्कोक्साइड, है ना। आइडियली यू शुड से एल्कोक्साइड। क्यों? माइनस चार्ज है ना, माइनस चार्ज पे IDE। और यहां पर क्या होगा? यस, फिनॉक्साइड। तो फिनॉक्साइड बहुत स्टेबल है, अग्रीड। पर अगर मैं ये पूछूं कि एल्कोक्साइड और फिनॉक्साइड में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, तो क्या बोलूं? सवाल इजी है, मैंने क्या पूछा? सवाल ये था कि अगर इथेनॉल और फिनॉल में से हमें एसिडिक कैरेक्टर पता है, तो क्या उनके कॉन्जुगेट बेस का हम कंपैरिजन कर सकते हैं? द आंसर इज ऑब्वियसली यस। तो आई विल से अल्कोहल इज लेस एसिडिक देन फिनॉल, देयरफॉर एल्कोक्साइड इज मोर बेसिक देन फिनॉक्साइड। क्या ये बात समझ में आई? है ना। ये स्टेटमेंट यहां पर उन्होंने टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज में आपको दी हुई। देखो, द रीजन इज इन द एक्सटेंट ऑफ स्टेबलाइजेशन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कॉन्जुगेट बेसिस एज शोन। अब ये कैसा एज शोन? यहां पे कहां गया? हाँ, जो अल्कोहल का आयोनाइजेशन हो रहा है एल्कोक्साइड बनाने के लिए, उसमें R ग्रुप जो है वो ऑक्सीजन ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, एंड R यानी कि अल्काइल ग्रुप, मैंने आपको कैसे याद कराया? अल्काइल ग्रुप इज AD, अल्काइल ग्रुप इज ऑलवेज डोनर ग्रुप, ऐसे याद करवाया मैंने आपको। यस बच्चों, अल्काइल ग्रुप इज डोनर ग्रुप, है कि नहीं। तो ऑक्सीजन पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, अल्काइल ग्रुप उसका नेगेटिव चार्ज और बढ़ाएगा, बोलो हाँ कि ना, और इंक्रीज कर देगा उसके ऊपर का नेगेटिव चार्ज, है ना। सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट अल्काइल ग्रुप का क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, जिसको ऑब्वियसली अपन क्या बोलते हैं? प्लस आई इफेक्ट। वो उसका नेगेटिव चार्ज बढ़ाएगा एल्कोक्साइड का, यानी कि उसको डिस्टेबलाइज कर रहा है। जो चार्ज बढ़ा रहा है वो डिस्टेबलाइज कर रहा है, और जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेगा, चार्ज को कम करेगा, वो स्टेबलाइज कर रहा है। बोलो यस और नो? यस। तो यहां पर डोनेटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप जो है ना, ये अल्काइल ग्रुप, इसकी वजह से क्या होगा? एल्कोक्साइड जो आयन है वो स्टेबल फील नहीं करेगा। पर फिनॉक्साइड में क्या होता है कि ये जो बेंजीन रिंग लगी होती है ना, फिनॉक्साइड में क्या लगा हुआ है? ऑक्सीजन के ऊपर बेंजीन रिंग लगी हुई है, और बेंजीन रिंग विड्रॉइंग का काम करती है। क्या करती है बेंजीन रिंग? क्या करती है? फिनाइल ग्रुप जो है आपका, वो विड्रॉइंग ग्रुप का काम करता है बच्चों। और बिकॉज वो विड्रॉइंग ग्रुप का काम कर रहा है, तो कहना है से वो इसके जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर, उसको वो ज्यादा स्टेबलाइज करेगा।
इसको और बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने पहले आपको बता दिया था कि भाई जहां रेजोनेंस होगा ना, ये डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जॉइंट है, तो यहाँ पे रेजोनेंस बेस्ड स्टेबलाइजेशन होगा। बोलो हाँ कि ना? yes, and because of the resonance that is happening in the benzene ring, it behaves like electron withdrawing group. क्या करता है वो? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करता है, राइट? फिनॉल में आयोनाइजेशन ऑफ फिनॉल कैसे होता है? सो यू गेट फिनॉल obviously plus water gives phenoxide plus H plus. Now H plus obviously does not stay in the form of H plus, it becomes hydronium. क्या बन जाता है वो? हाइड्रोनियम आयन वो बन जाता है। और ये हाइड्रोनियम आयन, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेयर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज। इट्स वेरी इजी टू ड्रॉ बट आई डोंट नो व्हाई पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट। लेट्स डिस्कस दिस इन डिटेल। आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूं, आई होप सबको ये स्क्रीन पे दिख रहा है, जूम इमेज। यस, देखो तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स किस तरह से आपको बनाने हैं फिनॉक्साइड के। नाउ नोबडी एक्सपेक्ट्स यू टू सिट एंड एक्चुअली ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। बट या इसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में, भले वो नीट जेईई सीईटी हो, उसके ऊपर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन किस तरह का आता है वो समझ लो जरा। मैंने आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाने की एक छोटी सी ट्रिक बताई थी, आपको याद होगा तो। लोन पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर बिकम्स लोन पेयर, राइट? तो यहां पर ये जो ऑक्सीजन है ये नेगेटिव चार्ज यहां पर कैरी कर रहा है, आपको दिख रहा है। और ये भी मैंने क्लियर किया हुआ है कि अगर ये एक्चुअली हम लोग ड्रॉ करते हैं ये नेगेटिव चार्ज, पर ये एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है? ये लोन पेयर को रिप्रेजेंट करता है। ये मैंने ऑलरेडी पहले क्लियर किया हुआ है, ठीक है? अच्छा, तो ये लोन पेयर ध्यान से देखना जरा, अभी मैं इसको अलग कलर से बना देता हूं आपके लिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ध्यान से देखना बच्चों, ये लोन पेयर ये बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। लोन पेयर विल बिकम, उसके जस्ट बाजू में इट विल बिकम व्हाट? बॉन्ड पेयर। सो उसके नेक्स्ट जो एडजेसेंट बॉन्ड पेयर है दैट विल बिकम लोन पेयर। मतलब ये जो डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू लोन पेयर। सो सी इन द नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ? यहां पर डबल बॉन्ड आ गया और यहां पे लोन पेयर आ गया। कैन यू ऑल सी दैट? बोलो हाँ कि ना? Now there are books, there are reference books where you will find उल्टा happening, ठीक है? मतलब कि दूसरे डायरेक्शन में जा रहा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज ओके, ठीक है? अगर ये इधर जा रहा है और उन्होंने इस तरह से डबल बॉन्ड बनाए हुए, डिपेंडिंग ऑन बेंजीन रिंग का डबल बॉन्ड कहाँ बनाया है, डायरेक्शन चेंज होगा, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेने की बात है। आप सिर्फ चेक करो कि उन्होंने डबल बॉन्ड कहाँ बनाया, बस उस हिसाब से देखो, राइट? तो आप क्या करोगे? डबल बॉन्ड को ब्रेक करके आप क्या करोगे? लोन पेयर में कन्वर्ट करोगे। नाउ प्लीज पे वेरी क्लोज अटेंशन, आई एम मार्किंग द पोजीशन ऑफ योर कार्बन एटम्स। हाँ, वेरी क्लोज अटेंशन, चेक दिस इज कार्बन एटम्स हियर, द रेड डॉट्स दैट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। बच्चों, कैन आई से व्हेन आई नंबर दीज कार्बन एटम्स दे विल बी नंबर्ड एज 1 2 3 4 5 and 6? यस, है ना? अच्छा, तो पहला जो मेरा नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ वो पोजीशन नंबर 2 पे हुआ। यस, एवरीबडी विद मी ऑन दिस? सबको समझ रहा है क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे? पहला जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ कहाँ हुआ? नंबर 2। क्या ये पोजीशन वाइज अगर मुझे डिफाइन करना है, मैं बोलूं ऑर्थो पोजीशन? बोलो हाँ कि ना? ये तो सबको याद होगा, 1 2 and 1 6 इज ऑर्थो, 1 3 and 1 5 is मेटा and 1 4 is पैरा। तो पता है अपने को, सबको मालूम है। तो नेगेटिव चार्ज मेरा ऑर्थो पोजीशन पे आया। अब कंटिन्यू करो, अगेन लोन पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर बिकम्स लोन पेयर। चेक करो फिर से, देखो दिस लोन पेयर विल बिकम बॉन्ड पेयर, मतलब इधर बॉन्ड पेयर आ जाएगा, दिस बॉन्ड पेयर विल बिकम लोन पेयर, मतलब इधर नेगेटिव चार्ज आएगा। अग्रीड? किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो। तो यहाँ पर क्या आया? देखो नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आ गया? बॉन्ड। क्लियर हो गई बात? अब देखो नेक्स्ट हमारा जो नेगेटिव चार्ज है कहाँ डेवलप हुआ? पैरा पोजीशन पे डेवलप हुआ, पैरा पोजीशन, ठीक है? वापस से सेम करो, लोन पेयर विल बिकम बॉन्ड पेयर विल बिकम लोन पेयर, ठीक है? So this will go into
अच्छा एक चीज है, टेक्स्ट बुक में ना ये 3 है, ध्यान से देखना जरा, ये 3 है, ये 4 है, ऐसे नहीं जा रहा, वो कुछ तो अजीब ही उन्होंने बनाया, ऐसे ऐसे फिर ऐसे जा रहा है। डायरेक्शन ध्यान से देख लेना जरा प्लीज, ठीक है। लुक एट द नंबर्स, रेजोनेंस स्ट्रक्चर नंबर 1 2 3, फिर नीचे यहाँ पे 4th और फिर 5th है, राइट। सेम लॉजिक, लोन पेयर बिकम्स, सॉरी बॉन्ड पेयर बिकम्स लोन पेयर एंड लोन पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर लोन पेयर, चेक। एवरीबॉडी विद मी सो फार? अभी वापस किधर आया नेगेटिव चार्ज, किधर आया बताओ? वापस ऑर्थो पोजीशन पे आ गया, विच मीन्स ऑर्थो फिर पैरा फिर ऑर्थो, ऑर्थो पैरा ऑर्थो। अब मैंने आपको इसको शॉर्टकट ट्रिक की तरह बताया था कि भाई OH ग्रुप जो है वो पैरा ऑर्थो डायरेक्टर है, याद है सबको? ये OH ग्रुप कैसा था? हमारे EAS के रिएक्शंस में OH ग्रुप वाज व्हाट काइंड ऑफ डायरेक्टर? वाज पैरा ऑर्थो डायरेक्टर। ये मैंने करवाया आपको, अभी आपको समझा ऐसा क्यों है? क्योंकि चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ हो रहा है बच्चों? ऑर्थो पे हो रहा है, फिर पैरा पे हो रहा है, फिर वापस ऑर्थो पे हो रहा है। तो जब चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन जब जहाँ पे होगा तो रिएक्शन भी वहां पर ही होगा। और जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, थोड़ी कॉमन सेंस यूज करो, इलेक्ट्रोफाइल कैसा होता है? पॉजिटिव की नेगेटिव? तो वो किसकी तरफ जाएगा? नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा। आपका नेगेटिव चार्ज कहाँ कॉन्सेंट्रेट हो रहा है? ऑर्थो पे, पैरा पे, फिर ऑर्थो पे। तो क्या इलेक्ट्रोफाइल भी ऑर्थो पे, पैरा पे और ऑर्थो पे आएगा? बोलो हाँ कि ना। लॉजिकल बात है, सिंपल हो गया ना। तो हमने भले उसको शॉर्ट में याद कर लिया था, ये उसका मैकेनिज्म हो गया कि जब फिनॉक्साइड आयन बन रहा है तो रेजोनेंस की वजह से पूरा का पूरा जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ कॉन्सेंट्रेट हो रहा है? वो ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे हो रहा है। एंड हेंस जब भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आएगा तो वो इसी जगह पे आएगा। और इसीलिए इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन EAS रिएक्शन जब हो रहे थे, कौन से हमारे 5 रिएक्शन थे, याद है ना? शाना रिएक्शंस, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, नाइट्रेशन। ये जब रिएक्शंस हो रहे थे तो हम लोग वहां पर OH को एज पैरा ऑर्थो डायरेक्टर ट्रीट कर रहे थे। क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर हुई? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल का वहां पे अटैक होने वाला है। अच्छा, सब होने के बाद में ऑब्वियसली इट विल घूम फिर के इट विल कम बैक टू ऑक्सीजन पे, वापस नेगेटिव चार्ज आ गया। बट नाउ चेक द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड, सी फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड। देखो कहां से आपने शुरू किया था डबल बॉन्ड को, मतलब बेंजीन का पूरा रेजोनेंस घूम के चेंज हो गया और ऑक्सीजन पे अभी भी नेगेटिव चार्ज है। क्या ये बात समझ में आई सबको? कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने? 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। अब मैंने आपको एकदम बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 11th में ये बताया था, जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर उतना स्टेबल उसका आयन, उतना स्टेबल वो कंपाउंड। यस, यहां पर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे, मतलब अच्छी खासी स्टेबिलिटी है, सीधी बात है। फिनॉल में कितने बनते? 2 ही बनते, क्योंकि भाई OH ग्रुप है, बेंजीन रिंग के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और फिनॉक्साइड के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो कौन ज्यादा स्टेबल हुआ? ऑब्वियसली फिनॉक्साइड ज्यादा स्टेबल हुआ। क्रिस्टल क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट और मैकेनिज्म? बोलो हाँ कि ना। नाउ दिस वन, एज आई मेंशन्ड, nobody expects you to know this, but I still would suggest that you write and practice this. इसको आप एक बार लिख के जरूर प्रैक्टिस करना। ये जो छोटा सा बॉक्स यहाँ पे दिया हुआ है 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वाला, इसको आप एक बार लिख कर प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो मैकेनिज्म है वो एकदम से क्लियर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। देन यू विल रिमेंबर हाउ टू राइट द मैकेनिज्म, ठीक है। OH जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, वो तो खैर मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब इसको मैं जरा कंपेयर करूं एल्कोक्सी के साथ, तो आपको बचकांडी लगेगा, अब एकदम इजी लगेगा कि इसको एल्कोक्सी के साथ कंपेयर करने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? कि भाई देखो C2H5O माइनस, कोई रेजोनेंस का स्कोप है क्या? कोई कॉन्जुगेशन का स्कोप है? कहीं पे कोई डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको? नहीं। तो जब रेजोनेंस होगा ही नहीं तो स्टेबिलिटी नहीं है, इसमें कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, कोई रेजोनेंस नहीं है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं। और फिनॉक्साइड में हमने देख लिया कि भाई ऑफ कोर्स
आपके पास 5 अलग अलग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बन रहे थे। नाउ दिस नेक्स्ट जो प्रॉब्लम यहाँ पे प्रॉब्लम 1.5 दी हुई है ना, इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ के केस में अरेंज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये मैं पहले बोल चुका हूँ। इरिस्पेक्टिव आप कौन सा एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ वाला एग्जाम क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में गारंटीड क्वेश्चन आने वाला है, गारंटीड क्वेश्चन। एंड द सिंपलेस्ट मेथड टू टैकल दैट क्वेश्चन इज यू चेक, अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बोला है तो आप देखो कि कॉन्जुगेट बेस किसका वीक है, या जो भी आपको स्ट्रॉन्ग या वीक जो भी बोला है देखने के लिए। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है तो कॉन्जुगेट बेस निकाल के चेक कर लेना, और अगर बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने बोला है तो कॉन्जुगेट एसिड निकाल के चेक कर लो। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका मैंने आपको और आसान बोला हुआ है, वेन एवर यू वॉन्ट टू कंपेयर यू रिमेंबर दैट डोनर ग्रुप डिक्रीज एसिडिटी। क्या करते हैं डोनर ग्रुप एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं, और विड्रॉइंग ग्रुप जो है ना वो क्या करते हैं, एसिडिटी को बढ़ाते हैं। समझ में आ रही बात? अभी नाइट्रो ग्रुप जो है आपका हाईली विड्रॉइंग ग्रुप है, एल्कोक्सी ग्रुप जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग अच्छा डोनर है। अभी आपको ये भी मैंने तरीका बताया है, एक शॉर्टकट बताया हुआ है कि डोनर और विड्रॉइंग को आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे। याद है सबको ये? डोनर और विड्रॉइंग को आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है, जहां पे आपको मल्टीपल बॉन्ड दिखे, क्या दिखे आपको, मल्टीपल बॉन्ड दिखे, तो वो आपका विड्रॉइंग ग्रुप है, तो वो मेटा डायरेक्टर हो जाता है। और जहां पर आपको सिंगल बॉन्ड्स दिखे वो आपके पैरा ऑर्थो डायरेक्टर हो जाते हैं, वो डोनर ग्रुप्स हो जाते हैं जनरली। मल्टीपल बॉन्ड का एक ही एक्सेप्शन है, CCl3 वाला, एक ही एक्सेप्शन, यहाँ पर सारे सिंगल बॉन्ड है फिर भी वो मेटा डायरेक्टर CCl3। बाकी उसके अलावा ये वाला लॉजिक आप डायरेक्टली एज इट इज उठा के लगा सकते हो, आपके सारे आंसर करेक्ट आएंगे। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, एक बार चेक करते हैं ये लॉजिक से अपना आंसर आ रहा है कि नहीं। लेट्स सी क्वेश्चन 11.5 में वो क्या बोल रहा है। इथाइल अल्कोहल, दिस इज इथाइल अल्कोहल, this is what, this is tert butyl alcohol, this is phenol and this is para nitrophenol। para, see p लिखा है ना, स्मॉल p क्या है, para नाइट्रो लगाया हुआ है पैरा पोजीशन पे फिनॉल में। C6H5OH था, एक हाइड्रोजन हटाया और पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। क्लियर बात है? तो आपको इसमें जज कैसे करना है एसिडिक कैरेक्टर को, देखो जरा और दिमाग लगाओ और सोचो कि अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, देखो बहुत सिंपल तरीके से अप्लाई कर। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये फिनॉल है यानी कि एरोमेटिक है, ये भी फिनॉल का डेरिवेटिव है, ये भी एरोमेटिक है, ये एलिफैटिक है अल्कोहल, और ये भी एलिफैटिक है। तो क्लियर मेरे को ये तो पता है कि 3 and 4 विल बी मोर एसिडिक देन 1 and 2। काय को? क्योंकि फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल। क्लियर बात है ये, है ना? तो 1 और 2 और 3 और 4 ये मैंने सेग्रीगेट कर दिया पहले। 3 and 4 आर मोर एसिडिक देन 1 and 2। अभी 1 और 2 में आपस में डिसाइड करने का है और 3 और 4 में आपस में डिसाइड करने का है। याद है? आई होप सबको समझा। अच्छा, फिनॉल में NO2 ग्रुप लगा है, क्या लगा है फिनॉल में, क्या लगा है NO2 ग्रुप लगा हुआ है फिनॉल में। तो ये विड्रॉइंग है कि डोनर है? अगर आपको NO2 का स्ट्रक्चर नहीं पता तो आपको याद नहीं रहेगा। NO2 का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है ये मैं आपको बता चुका हूँ, N डबल बॉन्ड O और N सिंगल बॉन्ड O। तो क्या इसमें मल्टीपल बॉन्ड है? आप बोलोगे हाँ। तो क्या ये विड्रॉइंग ग्रुप है? आप बोलोगे हाँ। तो विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये एसिडिटी को बढ़ाएगा। तो 3 और 4 में से ज़्यादा एसिडिक कौन सा हुआ बच्चों? ज़्यादा एसिडिक हुआ 4। क्या ये बात सबको समझ में आ गई है? 4 ज्यादा एसिडिक हो गया, फिर 3 हो गया। अभी 1 और 2 में चेक करना है। तो देखो अभी 2 में आपको क्या ये दिख रहा है कि 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं बच्चों, CH3 CH3 CH3, 3 अल्काइल ग्रुप। 3 अल्काइल ग्रुप मतलब 3 डोनर ग्रुप, और डोनर ग्रुप क्या करते हैं? एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं। तो 2 और 1 में से कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा बताओ? 1 ज्यादा एसिडिक होगा और 2 उससे थोड़ा कम होगा। कितना इजी हो गया बताओ ये?
एंड ट्रस्ट मी, अब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो, एज इट इज ये क्वेश्चन जेईई मेन में आया है, एज इट इज ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, एज इट इज ये क्वेश्चन सीईटी में आया है, एज इट इज। देखो अपने को अगेन फिर से, जिनको नहीं समझा ध्यान से सुनना, डोनर और विड्रॉइंग पहले ये पहचानना है आपने, ठीक है। इसमें दो फंडे लगाने, एक तो अल्कोहल फिनॉल, अभी 1 and 2 आर अल्कोहल, 3 and 4 आर फिनॉल, तो फिनॉल वाले 3 और 4 1 और 2 से ज्यादा एसिडिक हो गए, करेक्ट, यस। अभी सेकेंड वाले में 3 डोनर ग्रुप लगे हुए हैं, मिथाइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप डोनर होते हैं हमको पता है, तो सेकेंड वाला लीस्ट हो गया, 1 वाला उससे ज्यादा हो गया, तो इथेनॉल और थर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल में ये हुआ। आप बोलोगे ठीक है कि नहीं, ओके। उसके बाद 3 और 4 में देखो, तो 4 में नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, विड्रॉइंग ग्रुप, और मैंने क्या लिखा है साइड में, विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को बढ़ाता है, DDWA डोनर डिक्रीज, विड्रॉइंग इंक्रीज, WI व्हाटएवर, है ना, डोनर ग्रुप कम करता है, विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाता है, ऐसे याद रखना है, बहुत ही इजी सिंपल एज इट इज ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, एज इट इज क्वेश्चन आ जाएगा। इसको देखने के और समझने के बहुत सारे तरीके, और भी बहुत सारे तरीके हैं पता है, बट द इजीएस्ट वे टू डू दिस इज डोनर एंड विड्रॉइंग। अभी देखो एमओपीज पे अपन जा रहे हैं, ठीक है। अभी तो ये हुआ आपका फिनॉल्स का एसिडिक प्रॉपर्टी, और एक चीज, हाँ, और एक चीज जो यहां मेंशन नहीं है बट आपको बता दूं, पिछले सेशन में भी ये बात मैंने कही थी, दोबारा रिपीट कर देता हूं, किसी भी कंपाउंड का मुझे एसिडिक प्रॉपर्टी प्रूव करना है, मतलब उसको किसके साथ रिएक्ट कराना है, मेटल के साथ। किसी भी कंपाउंड का मुझे एसिडिक प्रॉपर्टी प्रूव करना है तो क्या करना है, उसको किसके साथ रिएक्ट कराऊंगा मैं, मेटल के साथ। तो टेल मी दिस, विल फिनॉल रिएक्ट विद मेटल, आंसर इज यस और नो, ऑफ कोर्स इट विल। और अगर मैं सोडियम को फिनॉल के साथ रिएक्ट कराऊं तो सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, और बिकॉज वो एसिडिक है तो हाइड्रोजन रिलीज करेगा, इजी है ना, हाइड्रोजन तो रिलीज करेगा ही। अच्छा, एक आपको ट्रिक बताता हूं, उससे आपको फिनॉल्स की सारी प्रॉपर्टीज याद हो जाएगी। अपनी कहानी सबको याद है, अल्कोहल के लिए लिखी थी, कौन सी, अल्का अल्केश ने दारू पिया, मार खाया, डांट खाया, सब किया ना। तो अभी अल्का और अल्केश सुधर गए, कहानी आगे बढ़ती है हमारी, ठीक है। अब फिनॉल में हमारी कहानी आगे कैसे बढ़ती है, ठीक है। ये आप ऐसे, मैं हेडिंग यहाँ पे लिख देता हूँ, फिनॉल्स शॉर्टकट स्टोरी। प्लीज ये एग्जाम में मत लिख के आना, आई नो आई साउंड स्टूपिड व्हेन आई से दिस, बट एग्जाम के दिन आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है मुझे नहीं पता, आप कुछ भी लिख सकते हो नर्वस होके, इसलिए बोल रहा हूँ ये मत लिखना, ठीक है। फिनॉल्स का शॉर्टकट स्टोरी, ठीक है। तो अल्का और अल्केश से जब मार खा ली, डांट खा ली ना मम्मी डैडी से, तो अब वो सुधर गए, तो अब वो कॉफ़ी पीने लग गए। तो कॉफ़ी पीने के लिए वो कहाँ गए, हो गए सीसीडी, कहाँ गए, सीसीडी। और वो कॉफ़ी पीने वहाँ पे गए, भाई बोले अब दारू तो नहीं पियेंगे, अल्कोहल छोड़ दिया, अभी कॉफ़ी पीनी है। तो सीसीडी गया, जाके उनको रियलाइज़ हुआ कि सीसीडी की कॉफ़ी जो है वो बकवास है। कैसी है सीसीडी की कॉफ़ी बकवास है एकदम। तो ये कैसे याद रखना है आपने, देखो कॉफ़ी इज बकवास एट कैफे कॉफ़ी डे। कैफे कॉफ़ी डे का नाम तो सबने सुना है ना, अब तो बंद हो गया आई थिंक सो, बट इट यूज्ड टू बी अ वेरी famous cafe, right? Like you all now go to barista and whatever, right? Or you all go to Starbucks of course, yeah. तुम्हारी जनरेशन Starbucks पे जाती है, हम लोग CCD जाते हैं। तो ये शॉर्टकट आपको क्या याद करने में हेल्प करेगा, देखना, ये आपके सारे MOPs ऑफ फिनॉल है। क्या ये सारे के सारे MOPs ऑफ फिनॉल? इजी तरीका, C से याद रखेंगे आप क्लोरोबेंजीन। क्या याद रखेंगे बच्चों, क्लोरोबेंजीन। बी से याद रखेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या याद रखेंगे,
बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सी से वापस क्लोरोबेंजीन, वाह 2 बार क्लोरोबेंजीन, यस 2 बार क्लोरोबेंजीन। सी से वापस क्यूमीन। अभी क्यूमीन आप सबको पता होना चाहिए, मैंने क्लास 11 में स्ट्रक्चर लिख के लर्न करवाया था कि एक लिस्ट है और क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड्स की, इसको याद कर लो क्योंकि ये आगे बहुत काम आने वाला है। उस वक्त भी बोला था क्यूमीन इज द अदर नेम फॉर आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन का दूसरा नाम। और डी से आपका आता है डायअज़ोनियम सॉल्ट, डायअज़ोनियम सॉल्ट। ये 5 कैसे याद रखना है, CbCCD, इजी। क्लोरोबेंजीन, बेंजील सल्फोनिक एसिड, क्लोरोबेंजीन, क्यूमीन, डायअज़ोनियम सॉल्ट। यहां तक क्लियर है। अभी एमओपीस, ये 5 में से अपने को फिनॉल बनाना है। ये 5 में से क्या करना है, अपने को फिनॉल एमओपीस यानी उसको मैन्युफैक्चर करना है। एक एक करके हर एक एग्जांपल अपन समझेंगे, ठीक है। सबसे पहला कौन सा था, क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल। एवरीबॉडी विद मी हियर, क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल। अच्छा, अगर आपको सपोज मैकेनिज्म याद नहीं है, लेट्स से आपको मैकेनिज्म याद नहीं है, आपको रिएक्शन याद नहीं है, वो लोग ने दे दिया भाई क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाओ। मैं आपको ये हर बार कहता हूं और ये रिपीट पहले भी कर चुका हूं, आगे भी करता रहूंगा। क्या करना है आपने, जो रिएजेंट है, जो प्रोडक्ट है, वो बना के देखना है और चेंज आपको समझना है, ठीक है। let's analyze this in a very simplified manner. Can I say chlorobenzene will look like this, Cl, है ना। And what do I want to achieve बच्चों, फिनॉल। इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आई होप सो। मतलब वीक से वीक स्टूडेंट भी इतना तो बना के आएगा एग्जाम में, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं, ठीक है। नाउ आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। दिमाग क्या लगाना है, देखो अगर ये अल्कोहल होता, अगर ये नॉर्मल अल्काइल हैलाइड टू अल्कोहल होता तो मेरे लिए लाइफ कितनी इजी होती। ये C2H5Cl होता, मैं इसमें KOH एक्वस डालता और सीधा C2H5OH बना देता। क्या ये बात सब लोग अग्री करते हैं? क्यों? क्योंकि KOH एक्वस इज फॉर सब्स्टिट्यूशन। Cl माइनस बाहर जाएगा, सॉरी Cl माइनस बाहर जाएगा और OH माइनस आएगा। ये हमने किया हुआ है बहुत बार। आप बोलोगे हाँ सर, लेकिन अल्कोहल में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, फिनॉल में हो सकता है क्या? मेरे सवाल का जवाब देना। आपको खुद तुरंत क्लिक होगा, अरे हाँ यार सर ने तो बहुत बार बताया कि फिनॉल में डायरेक्टली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि फिनॉल एरोमेटिक है। बोलो हाँ कि ना। ये बेसिक अगर आपको आता है ना तो आप कभी गलती नहीं करोगे। एवरीबॉडी, सबके दिमाग में गया ये? तो मुझे बताओ बच्चों, क्या मैं ऐसा डायरेक्ट कर सकता हूं क्या? ऐसा कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं। ये सबके दिमाग में गया कि ये रॉन्ग क्यों है? एवरीबॉडी, किसी को कोई डाउट नहीं? ये रॉन्ग क्यों है? क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फिनॉल में मैं नहीं कर सकती। ये अल्कोहल होता तो लाइफ बहुत इजी होती, सिर्फ डाला NaOH या KOH डाल दिया, रिएक्शन हो गया, बात खत्म। पर ये फिनॉल है बॉस, ये एरोमेटिक है, यहाँ बेंजीन रिंग है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस प्रेफर्ड है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन प्रेफर्ड नहीं है। उसका बहुत रीजन लंबा चौड़ा बहुत बार दे चुका हूं। अच्छा ओके सर, न्यूक्लियोफिलिक प्रेफर्ड नहीं तो हम क्या करें? तो आप क्या करेंगे कि आप पहले उसको स्टेबल फिनॉक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे आप? उसको स्टेबल, फिनॉक्साइड स्टेबल है बता दिया था, तो आप उसको स्टेबल इंटरमीडिएट में कन्वर्ट करोगे। बात समझ में आ रही है? क्या करोगे आप? उसको स्टेबल इंटरमीडिएट में कन्वर्ट करोगे बच्चों। कैसे कन्वर्ट करोगे? रिएजेंट आप सेम रखने वाले हो, देखो ध्यान से। रिएजेंट आप विल कीप द रिएजेंट एज द सेम, है ना। NaOH ही है, पर नाउ द स्प्लिटिंग ऑफ NaOH विल बी इन अ डिफरेंट मैनर। चेक, this NaOH will split like this.
H प्लस एंड OH, ONA माइनस ONA, H प्लस एंड ONA, क्या होगा? Cl माइनस जाएगा और ONA आएगा। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे? क्योंकि भाई ONA एल्कोक्सी ग्रुप जो है ना वो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, वो Cl माइनस को हटा सकता है नॉर्मली। अच्छा ये बताओ, नॉर्मली SN रिएक्शंस आर नॉट प्रेफर्ड, अग्रीड, अंडर नॉर्मल कंडीशंस, बट अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस, वेरी हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अगर मैं सप्लाई करूं जो क्लोरीन से ज्यादा स्टेबल होने वाला है, तब क्या रिएक्शन होगा SN का? यस। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि भाई एरो पे यू नीड द रिक्वायर्ड कंडीशंस, द करेक्ट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड यू नीड अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल टू रिप्लेस इट, जहां पर फिनॉक्साइड यानी कि स्टेबल आयन बनने का चांस उसको मिलेगा। तो वो क्या करेगा? वो सोडियम फिनॉक्साइड बना देगा। क्या बनाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड। अब सोडियम फिनॉक्साइड कैसा दिखेगा? देखो, ONA और बचा HCl। क्या बचा? HCl बचा। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को ये? Now this reaction that I am writing, you can see it here. ऐसा मैं अपने मन से कुछ नहीं लिख रहा, टेक्स्ट बुक में दिया हो ऑब्वियसली। देखो, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, कैन यू सी दैट बच्चों? प्रोसेस का नाम भी है डाउ प्रोसेस। हाँ, NaOH के साथ में क्लोरोबेंजीन को हीट किया जाता है। स्पेसिफिकली व्हाट डिड आई से? हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर। प्लीज मार्क दिस, 623 केल्विन एंड 150 ATM। 623 केल्विन एंड 120 ATM एंड ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट HCl। आप बोलोगे सर एरो पे HCl नहीं दिख रहा। अरे भाई पहले वाले से ही निकला है, चेक कर। NaOH डाला तो HCl बाहर निकला ना। हाँ, बस उधर यही मेंशन्ड है यहाँ पे, ये एसिडिक मीडियम हो गया ना HCl की वजह से बेटा। तो यहाँ पर क्या हुआ? क्लोरोबेंजीन फर्स्ट बिकेम सोडियम फिनॉक्साइड। एवरीबडी टेल मी यस और नो। लिखा मैंने। एंड दैट सोडियम फिनॉक्साइड लेटर बिकेम फिनॉल। तो आप बोलोगे सर कि हम लोग स्टेप एक बढ़ा के लिख रहे हैं, बट टेक्निकली हो तो वही रहा है। क्लोरीन बिकेम रिप्लेस विद OH, है ना? प्रोडक्ट बनाने में आपको कोई डिफिकल्टी है क्या? प्रोडक्ट आपका 2 सेकंड में आएगा। प्रोडक्ट आपका 2 सेकंड में आएगा। सिर्फ डिफरेंस कहाँ आया? अल्कोहल में ये चीज एक स्टेप में आ जाती थी फटक से, क्लोरीन हटाया, OH लगाया। बोलो हाँ कि ना? यहां पर क्या करना है? बीच में एक इंटरमीडिएट बनाना है। क्यों? क्योंकि वो स्टेबल इंटरमीडिएट है। क्या ये बात सबके भेजे में गई? तो बस यही हमने लिखा है बच्चों, अगर आप देखेंगे तो, है ना? फाइनल प्रोडक्ट में सोडियम का वापस NaCl बन जाएगा, क्योंकि HCl के साथ आप उसको हाइड्रोलाइज कर रहे हो। फाइंड द पेज हियर। तो ये जो सोडियम फिनॉक्साइड बना, आप इसको क्या कर रहे हो? HCl के साथ हाइड्रोलाइज कर रहे हो, ठीक है? डाइल्यूट HCl। तो क्या बनेगा बच्चों? फिनॉल बन गया प्लस NaCl। NaCl आपको लिखने की वैसे जरूरत नहीं, टेक्स्ट बुक में भी उन्होंने लिखा नहीं है, बाय प्रोडक्ट, इट्स ओके, डजंट मैटर हियर। मोर इंपॉर्टेंट थिंग वाज 623 केल्विन एंड 150 ATM प्रेशर। क्या ये आपने नोट की सबने बात? यस, ये भूलना नहीं, क्योंकि रिमेंबर कि एरोमेटिक सिस्टम्स ये आसानी से रिएक्ट नहीं करते। एरोमेटिक सिस्टम्स वैसे भी लेस रिएक्टिव होते हैं ना, मोर स्टेबल होते हैं, बहुत बार कर चुके अपन। और ये प्रोसेस को अपन कहते हैं डाउ प्रोसेस। क्या कहते हैं? इट्स अ नेम रिएक्शन, इट्स कॉल्ड डाउ। बहुत लोग इसको डाउस प्रोसेस भी कहते हैं, इट्स कॉल्ड डाउ प्रोसेस। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन विल डू, दैट इज सेकेंड है बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल। थोड़ा फास्ट फास्ट लिखेंगे अभी। बेंजीन
सल्फोनिक एसिड टू फिनॉल। क्या मैं बोल सकता हूं यहां पर भी मेरे ऊपर सेम कंपल्शन रहेगा कि जो बीच में इंटरमीडिएट बनना चाहिए वो स्टेबल इंटरमीडिएट बनना चाहिए बच्चों, यानी कि एक फिनॉक्साइड सॉल्ट रहेगा तो वो स्टेबल रहेगा। अग्रीड? तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो पहले तो ये जान लो कि भाई बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या है। क्या है बेंजीन सल्फोनिक एसिड? बेंजीन रिंग पे SO3H, सल्फोनिक एसिड का ग्रुप का मतलब बेंजीन रिंग पे SO3H। वेरी इंपॉर्टेंट है टू नो दिस। Those of you who are curious to understand the structure, just if you want to know, मैं आपको बता दूं तो स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। S डबल बॉन्ड O, सल्फर के देख लो 6 बॉन्ड बन गए। सल्फर के बाहर सल्फर के पास आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पता है ना। तो 6 बॉन्ड ऐसे वो बना सकता है। वैसे कोई आपको स्ट्रक्चर नहीं पूछने वाला, ठीक है। अच्छा SO3H ये एसिड है, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा क्या? आप बोलोगे हाँ सर करेगा ना, ऑब्वियसली करेगा, राइट। अच्छा एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या वो सॉल्ट बनाएगा, है ना। yes. अब यहां पर देखो सेम पेज यू विल फाइंड बेंजीन सल्फोनिक एसिड। प्लीज मेक श्योर दैट यू मार्क दिस। हाँ, बेंजीन सल्फोनिक एसिड ऑन न्यूट्रलाइजेशन। मैंने वर्ड क्यों यूज किया? मैंने अभी बोला ना आपको, एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा, क्या देगा? सॉल्ट देगा। अरे कॉमन सेंस यार, सॉल्ट देगा, ठीक है। तो कुछ भी अपने को रटने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल लॉजिकल स्टेप्स हैं। बेंजीन सल्फोनिक एसिड एक एसिड है, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों रिएक्ट करेंगे, सॉल्ट प्लस वाटर का पहले तो कॉम्बिनेशन दे देंगे, ठीक है। इसको आप फर्दर रिएक्ट करोगे तो ये आपको सोडियम फिनॉक्साइड देगा। अब बोलोगे अच्छा पहले बेंजीन सल्फोनेट आया फिर फिनॉक्साइड, क्योंकि घूम फिर के फिनॉक्साइड बनना कंपलसरी है। सेकेंड लास्ट स्टेप वही होता है, क्योंकि फिनॉक्साइड बनेगा तो फिनॉल बनेगा, राइट। तो वो क्या कर रहा है? फिनॉक्साइड दे रहा है और फिर वो वापस HCl के साथ रिएक्ट करके फिर से, मतलब सेकेंड एंड थर्ड स्टेप इज एक्चुअली रिपीट ऑफ व्हाट वी डिड इन द फर्स्ट स्टेप। बोलो आकी ना, है ना। सिर्फ एक स्टेप आपने एक्स्ट्रा करना था, सिर्फ एक स्टेप आपने एक्स्ट्रा करना है, बस यहां पर जो है सल्फोनिक एसिड को NaOH के साथ रिएक्ट करना, दैट्स इट, राइट। तो यहां पर आप क्या करो, सिर्फ ये मार्क कर लो, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बिकम्स सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, दैट बिकम्स सोडियम फिनॉक्साइड व्हिच बिकम्स फिनॉल। आई होप ये क्लियर है। तो क्या बन जाएगा देखो, HOH निकल जाएगा। जिनको ये ध्यान में नहीं रह रहा है ऐसे करना, HOH निकल गया तो SO3Na, है ना, सल्फोनिक एसिड। और एस्टर यानी सॉल्ट बनाने का फंडा बहुत पहले बताया था, फिर से समझ लो। IC एसिड हटाओ, ATE लगाओ, सल्फोनिक एसिड, IC एसिड हटाओ मतलब सल्फोनेट। क्लियर, इजी। कुछ भी अभी तक मैंने ऐसा नहीं बोला आपको कि रट लो, सब बोला नहीं। ये बन गया SO3Na। अच्छा उसका बाय प्रोडक्ट वाटर वगैरह ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो, ठीक है। ये जो आपका बना SO3Na, इसको आप फर्दर रिएक्ट करते हो और भी NaOH के साथ, तो ये क्या बनाता है आपका? ये बनाता है सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, वो बनने ही वाला है फिनॉल के किसी बेस में। और लास्ट में डाइल्यूट HCl will give you फिनॉल। थोड़ा सा स्पेसिंग ढंग से कर देता हूँ मैं।
तो लास्ट में आपका बन जाएगा। प्लीज डोंट बॉदर विद द बाय प्रोडक्ट्स अलॉट, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर NaOH के साथ जो रिएक्शन हो रहा है दैट विल बी हैपनिंग एट 523 केल्विन, ठीक है। इवन इफ यू राइट रफली अराउंड 600 केल्विन दैट इज फाइन, जो हमने पहले रिएक्शन में लिखा था दैट इज ओके, नोबडी इज गोइंग टू आस्क। That was benzene sulfonic acid to phenol. If you want, I'll write the names also for you so that you don't mess up the names. देखो यार एक चीज समझ लो, ऑर्गेनिक जो है ना ये वॉलेटाइल है, ये तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है। आज आपको मैं सिखा रहा हूँ तो समझ में सब आएगा, 4 दिन बाद हो सकता है नाम याद रखने में डिफिकल्टी हो। मैं पूरे रिएक्शन लिख रहा हूँ, सारे नेम्स के साथ लिख रहा हूँ, ताकि कम से कम जब आपकी थियोरी पॉइंट ऑफ व्यू की बात है तो आप ये सिर्फ लिख कर प्रैक्टिस भी कर लो तो भी आपके मार्क्स गारंटीड है। आपके बोर्ड्स में मार्क्स 1 मार्क भी कोई काटने वाला नहीं है, ठीक है ना। Sodium benzene sulfonate, this is sodium phenoxide of course, and this is phenol। घूम फिर के फिनॉक्साइड बनाना है, ठीक है। तीसरा क्या था? तीसरा वापस क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। वो आपके अभी टेक्स्ट में दिया नहीं है बट मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, समथिंग दैट इज नॉट गिवन बट आई जस्ट टेल यू इन शॉर्ट, ठीक है। पहले वाले में क्लोरोबेंजीन प्लस NaOH किया था बच्चों, पहले वाले में क्लोरोबेंजीन प्लस NaOH किया था, है ना। सेकेंड वाले में बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्लस NaOH किया था, यहां तक क्लियर है। तीसरे वाले में क्लोरोबेंजीन डायरेक्टली उसके साथ वाटर को क्या करोगे, डायरेक्टली वाटर, सेम। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलेगा और सीधा OH आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये तो फिर आप टेक्निकली न्यूक्लियोफिलिक, ये तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हो। अगेन वहां पर इंटरमीडिएट बनता है फिनॉक्सी और उसके बाद उसका हाइड्रोलिसिस होता है और बहुत हाई टेम्परेचर और बहुत हाई प्रेशर लगता है, ठीक है। नॉर्मली अगर आपको मैं बोलूं कि NaOH या वाटर आप कौन सा प्रेफर करोगे, आप NaOH वाला प्रेफर करो, राइट। इसलिए ये क्लोरोबेंजीन डायरेक्ट वाटर के साथ आपके बुक में दिया भी नहीं है यहाँ पे। वो आपको जेई वगैरह के लिए आपको याद कर लेना है, तो उसका नाम, सिर्फ नाम याद कर लेना, मैं नाम बता देता हूँ, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द नेम, ठीक है बच्चों। ये पहले वाले का नाम क्या था? डाउ प्रोसेस था। क्या नाम था? डाउ प्रोसेस, है ना, नेम रिएक्शन था ना। दूसरे वाले का नाम देखना ध्यान से, इट इज कॉल्ड रैस्चिग प्रोसेस। क्या नाम है? रैस्चिग, रैस्चिंग नहीं, रैस्चिग, RASCHIG, रैस्चिग प्रोसेस, ठीक है, ओके। अभी क्यूमीन पे आते हैं, क्यूमीन पे आ जाते हैं, क्यूमीन, ठीक है। क्यूमीन वाले रिएक्शन के बारे में भी एक इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन आप याद कर लेंगे कि उसको कमर्शियल मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? कमर्शियल मेथड, एंड इट इज द बेस्ट मेथड। आप बोलोगे सर बेस्ट मेथड क्यों? याद है डार्जेन मेथड बताया था अल्कोहल्स में, वो बेस्ट था। यहां पर भी ये बेस्ट है। रीजन क्या है इसका बेस्ट होने का, अभी समझ में आएगा, ठीक है। बेस्ट मेथड है, क्यूमीन है, और इसमें क्यूमीन का रिएक्शन जो होता है वो होता है सीधा सीधा सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के साथ, ओनली क्यूमीन प्लस ऑक्सीजन, दैट्स इट। क्या होता है? क्यूमीन प्लस ऑक्सीजन, सिंपल। डायजोनियम सॉल्ट एक पूरा अलग अपने आप में एक पूरा कॉन्सेप्ट है डायजोनियम सॉल्ट। अगेन यहाँ पर बुक में वो लोग ने स्किप किया है क्योंकि डायजोनियम सॉल्ट नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में आता है, अमाइंस में आता है, पर मैं यहाँ पे आपको आज बेसिक उसका एटलीस्ट आइडिया दे दूंगा। चलो अभी पहले क्यूमीन वाले पे जाते हैं। हाँ, एनिलीन से आप डायजोनियम सॉल्ट बनाते हो, डायजोनियम सॉल्ट से अल्कोहल बनाते हो, फिनॉल बनाते हो, सॉरी। क्यूमीन का दूसरा नाम क्या था बच्चों, याद कर लो वापस, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्यूमीन इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन प्लस ऑक्सीजन,
तो क्यूमीन टू फिनॉल, ठीक है ना, क्यूमीन टू फिनॉल सिंपल कर रहे हैं। इसको अपन कमर्शियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल बोल लो, कमर्शियल बोल लो, है ना, ऑफकोर्स एक ही बात है। और ये क्यों है ये जरूरी है समझना। इस मेथड को हम लोग कहते हैं, ऑटो ऑक्सीडेशन मेथड का नाम क्या बोलते हैं अपन, ऑटो ऑक्सीडेशन, और वी ऑल्सो कॉल इट एयर ऑक्सीडेशन मेथड। ये सब एमसीक्यू में आने वाले क्वेश्चन हैं, ध्यान से देख लेना। क्या बोलते हैं इसको, एयर ऑक्सीडेशन मेथड और ऑटो ऑक्सीडेशन मेथड। क्यों, क्योंकि इसमें ना क्या करना है आपको, कि आपको क्यूमीन लेना है और सीधा नॉर्मल, अभी भाई अपने पास ऑक्सीजन तो है ही ना हवा में, नॉर्मल ऑक्सीजन के एटमॉस्फेयर में आप उसको हीट कर सकते हो। ऑटो ऑक्सीडेशन मतलब ऑटो यानी कि सेल्फ, वो रिएजेंट लिया, बस उसको हीट किया आपने, अपने आप ऑक्सीडेशन करके वो आपको प्रोडक्ट देगा, इसलिए ऑटो ऑक्सीडेशन। या नॉर्मल एयर यानी कि एयर में ऑक्सीडेशन कर रहे हो, अलग से आपको कुछ रिएजेंट स्पेशल वगैरह लाने की जरूरत नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? रिएक्शन देखते हैं बच्चों। रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द इंटरमीडिएट का पॉइंट ऑफ व्यू, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। थोड़ा सा ध्यान से फोकस करके देखना, मैं अलग तरीके से लिख रहा हूं, ठीक है। CH3 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 that is isopropyl group. Everybody knows this. Sec propyl and iso, only for propyl sec and iso is the same. थोड़ा बड़ा कर दिया। CH3 CH3 किसके साथ रिएक्ट करना है इसको, ऑक्सीजन, सिंपल, यहां तक इजी। नाउ हियर कम्स द कैच, और इसमें बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, आप नहीं करेंगे क्योंकि मैं आपको पहले से क्लियर बता। यहां पर जो इंटरमीडिएट बन रहा है उसको ध्यान से देखिए, यहां पर इंटरमीडिएट बन रहा है COOH। क्या बन रहा है, COOH। नाउ I know the moment you see the word COOH, you think of acid. Everybody. This is the common mistake that a lot of students make. It's a silly mistake, but please don't make this silly mistake. क्या मैंने ये क्लियर बोला है हमेशा कि एसिड टर्मिनल ग्रुप होता है, प्राइमरी पे होगा, बोला है ना। और यहां ये वाला कैसा है बच्चों, आप खुद देखो ना, क्या ये वाला 2 डिग्री नहीं है, तो ये एसिड हो सकता है क्या? हाउ कैन यू मेक दैट मिस्टेक, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज, क्या मैंने C डबल बॉन्ड O ऐसा लिखा क्या? नहीं ना, मैंने लिखा C ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। क्या यह फर्क समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो आप ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करेंगे, सिली मिस्टेक नहीं चाहिए मुझे आपकी। O और O और H। एंड व्हाट डज O बॉन्ड सिग्निफाई? O to O बॉन्ड इज बेसिकली पेरोक्साइड। याद करो, मैंने बताया ये O to O बॉन्ड मीन्स पेरोक्साइड बॉन्ड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैसे लिखते हो? HOO H2O2, है ना। O बॉन्ड क्या सिग्निफाई करता है? पेरोक्साइड सिग्निफाई करता है, बोलो हाँ कि ना एवरीबडी। यस बच्चों, ये ध्यान देना, बहुत छोटी छोटी बेसिक चीजें बता रहा हूं। अगर आपको पेरोक्साइड बॉन्ड पता है तो ये बहुत इजी है फिर आपके लिए। अच्छा, तो ये जो इंटरमीडिएट बना, बाय द वे इसका नाम है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्या नाम है? क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। और ये क्या था? ये था क्यूमीन। ठीक है, अब ये जो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बना, इसमें से अब बहुत इजी हो गया, बहुत इजी। ये निकाल दो, क्या निकला? एसीटोन। क्या निकला? एसीटोन। और बचा क्या? फिनॉल, बचा फिनॉल। तो बेस्ट मेथड क्यों हुआ, कमर्शियल क्यों हुआ, इंडस्ट्रियल क्यों हुआ? क्योंकि बाय प्रोडक्ट इज अ वेरी यूजफुल प्रोडक्ट। एसीटोन है बॉस।
तो जिसमें बाय प्रोडक्ट यूजफुल, वो बहुत ही अच्छा है इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि पैसा मिलेगा, है कि नहीं। बाय प्रोडक्ट बेचोगे तो बाय प्रोडक्ट यूजफुल है, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है कि नहीं है कि नहीं। तो मित्रों, हमें क्यूमीन से फिनॉल बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए? क्योंकि भाई इसमें से मिलेगा एसीटोन, है कि नहीं। तो एसीटोन आपका ये बन जाता है बाय प्रोडक्ट, और ये बन जाता है फिनॉल। अच्छा मेथड, बिकॉज बाय प्रोडक्ट यूजफुल, क्लियर, इजी, है ना। अब जरा थोड़ा सा डायजोनियम सॉल्ट के बारे में आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ, डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज अभी आपको समझ में नहीं आएगा। जब आपको नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड यानी अमाइंस पढ़ाऊंगा इसी ऑर्गेनिक में ही आगे, तब डायजोनियम सॉल्ट को डिटेल में करेंगे। इनफैक्ट जेई में तो डायजोनियम सॉल्ट को एक सेपरेट सब टॉपिक ही ट्रीट किया जाता है। जैसे ग्रिग्नार्ड की अपन ने लिस्ट लिख दी थी ना पूरी, ग्रिग्नार्ड का क्या क्या होता है, तो ग्रिग्नार्ड के इतने सारे रिएक्शन है कि अलग लिस्ट बन जाती है। वैसे डायजोनियम की एक अलग लिस्ट बन जाएगी जेई में, बट इन जनरल डायजोनियम सॉल्ट के बारे में जरा नॉलेज ले लो, क्योंकि आप लोगों को मैं बेसिक्स सिखा चुका हूं काफी सारे। नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बन सकते हैं, पहले ये बताओ हाँ कि ना? बन सकते हैं। नाइट्रोजन के 3 की जगह 4 बॉन्ड बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, चौथा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है कि नहीं? बन सकता है ना बच्चों। तो आप इमेजिन करो कि आपके पास है अमाइन, क्या है आपके पास है? एरोमेटिक अमाइन। एरोमेटिक अमाइन का नाम एनिलीन है, बाय द वे, सबको मालूम है। ये भी मैंने आपको लिस्ट एक लिखवाई हुई है, एक बार रिवाइज करना जाके वो लिस्ट में। मैंने आपको एक लिस्ट दी थी पूरी, एरोमेटिक कंपाउंड्स टू अंडरस्टैंड और टू नो द स्ट्रक्चर्स। कुछ 15-20 कंपाउंड्स की एक लिस्ट दी थी, जिसमें आपके क्यूमीन, सैलिसिलिक एसिड, टोलुइन सब थे। आपके पूरे सिलेबस में आपको उतने भी याद है तो बहुत है। तो NH2 आपके पास अमाइन है। क्या इस नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है? बोलो हाँ कि ना। यस, इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या है? लोन पेयर। ठीक है। तो ये एनिलीन जब नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, क्या करेगा? नाइट्रस एसिड के साथ। अब नाइट्रस एसिड जो है ना, वो हाईली रिएक्टिव है, ज्यादा स्टेबल नहीं होता, इसलिए उसको इन सीटू बनाते हैं। ठीक है, इन सीटू कैसे बनाएंगे? अब नाइट्रिक HNO3 होता है, नाइट्रस HNO2 होता है। नाइट्रस क्या होता है? HNO2। क्या ये HNO2 हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं? नहीं। इन सीटू कैसे बनाएंगे? एरो पे लिखेंगे NaNO2 प्लस HCl। NaNO2 प्लस HCl विल गिव यू HNO2 प्लस NaCl। तो नाइट्रस एसिड बना। और ये जो नाइट्रस एसिड है बच्चों, ये इस अमाइन के साथ रिएक्ट करके बनाएगा एक स्पेशल टाइप का सॉल्ट, जिसको हम कहते हैं डायअजोनियम सॉल्ट। क्या बोलते हैं? डायअजोनियम सॉल्ट। नाउ डायअजोनियम सॉल्ट हम लोग लिखते कैसे? फोकस करना, N2 प्लस Cl माइनस। क्या लिखते हैं? N2 प्लस Cl माइनस। अब यहां पर नोटवर्दी दो चीजें हैं, नोटवर्दी दो चीजें। नोट क्या करेंगे? नोट पहले आप ये करेंगे, जैसे मैंने आपको ये बताया हुआ है कि थायो वर्ड कहाँ यूज करना है? जहां सल्फर आता है। वैसे ही डायअजो वर्ड यूज करना है, जहां पर डायअजो का मतलब सीधा सीधा 2 नाइट्रोजन है। थायो वर्ड कहाँ यूज करेंगे? जहां सल्फर आता है। डायअजो वर्ड यूज करेंगे, अजो का मतलब बेसिकली नाइट्रोजन। समझ आ रही बात? थायो का मतलब सल्फर, अजो का मतलब नाइट्रोजन, है ना। तो इतना तो हिंट आपको पकड़ने आना चाहिए। अब ये जो N2Cl है, इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर जरा समझाता हूं आपको। देखो, ये मेरी बेंजीन की रिंग, ये मेरा एक नाइट्रोजन, ये मेरा दूसरा नाइट्रोजन। ठीक है। नाउ अगर मैं बोलूं कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। तो आप बोलेंगे ठीक है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड तो ठीक है, पर दोनों नाइट्रोजन पे 4 बॉन्डिंग हो रही है क्या? देखो, हो रही है ना। दोनों नाइट्रोजन पे 4 बॉन्ड्स बन रहे,
देखो ये इस तरह से N Cl इस तरह से, और नाइट्रोजन पे जब 4 बॉन्ड बनते हैं तो क्या होता है, एक्स्ट्रा बॉन्ड जब बन जाता है तो प्लस चार्ज ना, क्योंकि भाई उसने अपना लोन पेयर डोनेट किया ऑफ कोर्स। तो जब वो लोन पेयर डोनेट करता है ना तो वो प्लस चार्ज कर बनाता है। तो एक्चुअली कैसा हो रहा है देखना ध्यान से, एक्चुअली ऐसा हो रहा है कि ये जो बेंजीन रिंग है इस पे ये N ट्रिपल बॉन्ड N यानी कि नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल सीधा सीधा आके लग गया। तो इस वाले नाइट्रोजन पे क्या है, 3 बॉन्ड है, तो कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है, और बीच वाले नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज है प्लस। क्या ये बात क्लियर हुई एवरीबॉडी? और इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हुआ Cl माइनस के साथ, ऐसे बना। क्या ये बात क्लियर हुई? तो हम जब लिखते हैं N2 प्लस Cl माइनस डाइअजोनियम सॉल्ट, तो डाइअजो मतलब कि N2, डाइअजो मतलब N2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड सीधा सीधा, IUM IUM पॉजिटिव चार्ज, और बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव है तो सॉल्ट, तो डाइअजोनियम सॉल्ट। क्या ये बात समझ में आई? अब इसका नाम क्या होगा? अब बोलोगे नाम तो इजी है यार, सोचो नाम क्या होगा, बेंजीन रिंग से डिराइव था तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। ब्रोमीन होता तो ब्रोमाइड, आयोडीन होता तो आयोडाइड, व्हाटएवर। और ये डाइअजोनियम सॉल्ट जब फर्दर आप उसका हाइड्रोलिसिस करते हो, क्या करते हो? फर्दर नॉर्मल हाइड्रोलिसिस, ठीक है, सिर्फ पानी में, मतलब इसको वाटर के साथ में आप हाइड्रोलिसिस कर लो, ठीक है, जनरली एसिडिक मीडियम हम लोग प्रेफर करते हैं, तो ये बना देता है आपका सॉरी ये बन जाता है फिनॉल। डाइअजोनियम सॉल्ट में याद रखना, दुनिया का कोई भी डाइअजोनियम सॉल्ट लेके आ जाओ आप, जब भी वो रिएक्शन करेगा तो N2 गैस रिलीज करेगा। क्या करेगा? N2 गैस रिलीज करेगा। ये हिंट हमेशा याद रखना, ये बहुत काम आने वाली चीज है आगे। और ये N2 चला गया, H और Cl चला गया, क्या बचा? OH, वो वहां पे आ गया, तो ये बन गया फिनॉल। क्या ये बात सबके समझ में आई? यस। तो बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड से आपका बन जाता है फिनॉल, ठीक है। ये डाइअजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, I don't expect you to understand it 100% right now because we have not done amines chapter. Once we do amines, this will feel very simple and very normal to you. तो ये हो गए सारे MOPs of हमारे, सारे MOPs of phenol, ठीक है। क्या क्या देखा हमने? CBCCD, डाउ प्रोसेस, रैशिक प्रोसेस, कमर्शियल मेथड, डाइअजोनियम सॉल्ट वाला मेथड, ठीक है, और बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अच्छा, अब आते हैं हम लोग रिएक्शंस ऑफ फिनॉल पे। तो रिएक्शंस ऑफ फिनॉल तो एकदम ही ईजी है, क्योंकि रिएक्शंस ऑफ फिनॉल में कुछ नया सीखने वाले हो आप नहीं। क्यों? एरोमेटिक सिस्टम है, और एरोमेटिक सिस्टम में क्या करते हैं हम लोग? EAS करते हैं, और EAS के हमारे 5 रिएक्शन क्या फिक्स है बच्चों? 5 रिएक्शंस है ना, राइट? तो 5 रिएक्शन हमारे फिक्स है। बट बिफोर यू गो टू दैट 5 रिएक्शंस, I want you to understand the properties of phenol also. थोड़ा सा प्रॉपर्टीज के भी बारे में बात करेंगे। तो प्रॉपर्टीज समझाने के लिए भी मैंने एक आपका शॉर्टकट बनाया हुआ है, तो आप ये समझो। शॉर्ट ट्रिक और शॉर्ट स्टोरी फॉर प्रॉपर्टीज एंड नेम रिएक्शंस, दोनों इसमें मैंने लिख दिए एक साथ, ऑफ फिनॉल। Again, please don't write the story in the exam. That is for you to remember. क्या किया था उन्होंने? दारू पी, फिर डांट खाई, मार खाई, फिर CCD गए, वहां पे कॉफी बकवास लगी। तो अब क्या करेंगे अल्का और अल्केश बेचारे?
वो बोले यार एक काम करते अपन घर पे कॉफ़ी मेकर लेके आते हैं, दारू पी नहीं सकते, कॉफ़ी बाहर बकवास मिल रही है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है उनका, अपना एक कॉफ़ी मेकर लेके आए। तो क्या किया उन्होंने, दे बॉट देयर ओन कॉफ़ी मेकर। I know maker is spelled with an E, I know that, but remember it like this। दिख रहा है आपको स्क्रीन पे सबको बच्चों? इसमें से क्या क्या याद रखेंगे देखना, इसमें याद ऐसे रखेंगे, CO बॉन्ड कैसे याद रखेंगे, CO बॉन्ड ऑफ फिनॉल इज स्ट्रॉन्ग। तो C और O का बॉन्ड टूटेगा नहीं, O और H का बॉन्ड टूटेगा, मतलब फिनॉल H आसानी से देगा। बोलो हाँ कि ना, ऐसे याद रह जाएगा। एवरीबडी, डज इट मेक सेंस? अल्कोहल में CO बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि जो फिनॉल का कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है ना, क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर है उसमें, क्योंकि भाई वो एरोमेटिक रिंग, डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है उसमें, तो वो sp2 हाइब्रिडाइज तो है ही ना, sp2 हाइब्रिडाइज तो है ही वो। और sp2 मतलब बॉन्ड लेंथ छोटी, बॉन्ड लेंथ छोटी मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा। आप बोलोगे हाँ सही है। Fe से क्या याद करेंगे? Fe से याद करेंगे FeCl3 इज डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। याद आया? FeCl3 के साथ FeCl3 रिएक्ट्स विद फिनॉल बट नॉट विद अल्कोहल। ऐसे पूरे प्रॉपर्टीज देखो याद हो जाएंगे आपको, ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ना, एक लाइन में आपको प्रॉपर्टी याद होगी। ठीक है, फिर फिनॉल्स रिएक्ट विद मेटल्स, metals will react with metals react with phenols, therefore they are acidic। सही है ना? क्लियर है? यहां पे सारी प्रॉपर्टीज आपकी क्लियर हो गई बच्चों। और लास्ट की ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आज यहां तक अपन कर लेंगे, ये दोनों तो कंप्लीट कर लेंगे अपन, कोल्बीज रिएक्शन और राइमर टाइमन रिएक्शन। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन हैं फिनॉल्स के। कौन से हैं? लेट्स सी। इट इज कोल्बीज रिएक्शन। कौन से? कोल्बीज रिएक्शन। कोल्बीज रिएक्शन, कोल्बीज इलेक्ट्रोलिसिस जो मैंने 11th में जेई में पढ़ा है वो अलग है, वो एल्केन्स के प्रिपरेशन के लिए है। This is Kolbe's reaction of phenol. Okay, Kolbe's reaction and Reimer-Tiemann reaction. क्या है? Reimer. Please pronounce it properly so that you can write it properly. I have seen students and even teachers calling it Reimer-Tima, Rima-Tima, something, some weird names, huh? Please don't behave like Gauti. Please write the names properly. नाम इंग्लिश में है, इंग्लिश की धज्जियां मत उड़ाओ। इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो तो इंग्लिश में ही पढ़ो। हाँ, उस रिएक्शन का नाम राइमर टाइमन रिएक्शन है। ठीक है, फिर से देख लो अगर नहीं याद रह रहा है तो। राइमर टाइमन रिएक्शन। क्लियर है बात? स्पेलिंग ओके, स्पेलिंग because these are proper nouns, sometimes INE, ENI, some people write it as TEI, some write it as TIE, that is fine, but at least don't make it Rimatima, something, some weird names, don't do that. Reimer Tiemann and Kolbe's, right? Kolbe's reaction. Okay, please also mention here कि इस रिएक्शन में क्या होने वाला है, so that आपको याद करने में एकदम आसान हो जाए। और ये जो आपका, मैं यहाँ पे सब कुछ लिखवा रहा हूँ,
इससे क्या होगा कि आपको एग्जाम के वक्त रिवीजन में बहुत आसानी हो जाएगी. जस्ट लुक एट दीज चार्ट्स एंड 5 मिनट्स में यू कैन रिवाइज द होल टॉपिक. कोलबीज में क्या होने वाला है और राइमर टाइमन में क्या होने वाला है, ब्रीफ में लिखते हैं, फिर पूरा रिएक्शन भी लिखेंगे. कोलबीज में क्या हो रहा है बच्चों और राइमर टाइमन, सॉरी, अरे और राइमर टाइमन में क्या हो रहा है देखते हैं. तो कोलबीज में फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड बन रहा है. क्या बन रहा है? फिनॉल टू salicylic acid. Now please again, this I've clarified before, I don't know why people keep messing this up. Salicylic है, salicylic नहीं है, ध्यान से देखना. And here phenol to salicyl aldehyde बन रहा है. सो फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड बनाना है तो कोलबीज रिएक्शन, और फिनॉल टू सैलिसिल एल्डिहाइड बनाना है तो राइमर टाइमन रिएक्शन. क्या ये बात समझ में आ रही बच्चों? अभी ये सुन के काफी आसान लगता है क्योंकि एक एक वर्ड ऐसे ऐसे करके सिखा रहा हूं ना बच्चों जैसा, तो आसान लगता है. बाद में क्या होता है, पब्लिक दोनों मिक्स कर देती है. दोनों फिनॉल का ही है, एक में सैलिसिलिक एसिड बन रहा है, एक में सैलिसिल एल्डिहाइड बन रहा है, तो पब्लिक मिक्स करके आ जाती है राइमर टाइमन की जगह कोलबीज और उल्टा ऐसे लिख जाती है. आप लोग वो गलती नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं याद करने का तरीका क्या है. राइमर टाइमन आर से है, यस, और मुझे बताओ एल्डिहाइड और एसिड में से ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड वाला कौन सा है, ज्यादा रिड्यूस्ड वाला कौन सा है, बताओ. तो आप बोलोगे एसिड ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड है, क्योंकि ऑक्सीडाइज करते करते लास्ट में एसिड बन जाता है, और एल्डिहाइड ज्यादा रिड्यूस्ड फॉर्म है, तो राइमर टाइमन से रिड्यूस वाला फॉर्म बन रहा है सैलिसिल एल्डिहाइड. अब तो कंफ्यूज नहीं होगे, कभी गलती नहीं करोगे. कोई भी आपको पूछेगा राइमर टाइमन में क्या बन रहा है तो आप बोलेंगे सैलिसिल एल्डिहाइड, और कोलबीज में क्या बन रहा है तो आप बोलेंगे सैलिसिलिक एसिड. क्या ये बात समझ में आई? ये क्या होता है सैलिसिल एल्डिहाइड और सैलिसिलिक एसिड? तो फिनॉल में जब एल्डिहाइड ग्रुप लगा रहेगा तो सैलिसिल एल्डिहाइड है, और फिनॉल में जब COH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा रहेगा तो सैलिसिलिक एसिड हो जाएगा बच्चों, है ना. ऑर्थो पोजीशन पे, बाय डिफॉल्ट ऑर्थो पोजीशन पे होता है. ऑर्थो मेटा पैरा पे हो सकता है, तो ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड, मेटा सैलिसिलिक एसिड, पैरा सैलिसिलिक एसिड. जब कुछ क्लैरिफाई नहीं किया तो ऑर्थो आप बाय डिफॉल्ट मान लोगे. ठीक है, तो क्या हमारे फिनॉल्स के सारे प्रॉपर्टीज आप लोगों को समझ में आ गए? CO बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, जल्दी से न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं करेगा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस करेगा. वो तो हमने देखे हुए हैं पहले, फिर रिवाइज भी कर लेंगे अगले सेशन में. FeCl3 के साथ रिएक्ट करेगा, ये डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है. मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा, एसिडिक रिएक्शंस देगा. कोलबीज रिएक्शन में सैलिसिलिक एसिड बनाएगा, राइमर टाइमन रिएक्शन में सैलिसिल एल्डिहाइड बनाएगा. लास्ट थिंग दैट वी आर डूइंग फॉर टुडे, page 240 of your textbook, I want you to mark certain simple physical properties. They can be directly asked as factual questions. ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल फिनॉल ये मार्क कर लो जरा बच्चों. ज्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, सिंपल सिंपल चीजें हैं. अल्कोहल्स आर पोलर. व्हाई? बिकॉज OH बॉन्ड हाईली पोलर है. OH बॉन्ड इज पोलर, और पोलर होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. अच्छा, पोलर क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है. अब सवाल ये है कि अल्कोहल जो है वो वाटर से ज्यादा पोलर है कि कम पोलर है? बहुत अच्छा सवाल है. यस, H2O इज मोर पोलर, वाटर इज मोर पोलर देन अगर मैं ऐसे सिंपल तरीके से देखूं तो वाटर में 2 OH बॉन्ड है ना बच्चों, ये एक OH है, ये एक OH है, तो टेक्निकली 2 OH हो गए ना वाटर में, और अल्कोहल में एक OH है. मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की बात कर रहा हूं, एक OH है उसमें. तो यहां पर इसलिए क्या हो जाता है, पोलर OH ग्रुप जो है वो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी कि
हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसोसिएटेड होते हैं, और बिकॉज वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसोसिएटेड होते हैं तो इनका बॉइलिंग पॉइंट अच्छा खासा हाई होता है। ये मैं आपको वैसे क्लास 11 में बहुत बेसिक्स में पढ़ा चुका हूं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिसाइड्स द बॉइलिंग पॉइंट। जिसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होएगा। तो यहां पर सवाल ये है कि इफ H2O इज मोर पोलर देन पानी का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से ज्यादा होगा, यस और नो? ऑफ कोर्स H2O का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, जबकि इथेनॉल का, अभी इथेनॉल को मैं रिप्रेजेंटेटिव मान लेता हूँ अल्कोहल, बिकॉज अल्कोहल तो बहुत सारे टाइप के, इथेनॉल का रफली 78 डिग्री सेल्सियस। क्या ये बात समझ में आ रही है? ओके। फिजिकल स्टेट, लोअर अल्कोहल्स आर कलरलेस टॉक्सिक लिक्विड्स हैविंग अल्कोहलिक ओडर ऑफ कोर्स, एंड प्योर फिनॉल इज, ये मैंने पिछले सेशन में बोला था, याद है? जेई में क्वेश्चन पूछा है। प्योर फिनॉल इज कलरलेस टॉक्सिक लो मेल्टिंग सॉलिड हैविंग कैरेक्टरिस्टिक कार्बोलिक और फिनोलिक ओडर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। इसका ये मतलब है कि आपके सीईटी और नीट में भी डेफिनेटली आ सकता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का सेम फंडा है, इंक्रीज विद कार्बन नंबर बट डिक्रीज विद ब्रांचिंग, उसमें ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। सेम लॉजिक विद सॉल्युबिलिटी ऑल्सो। लोअर अल्कोहल्स जो है वो अप्रिशिएबल सॉल्युबिलिटी दिखाते हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जो हायर अल्कोहल, जितना बड़ा मॉलिक्यूल हो जाएगा उनकी सॉल्युबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। इसमें एक आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, पी नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल हाईली सॉल्युबल है। ठीक है, हाईली सॉल्युबल है, तो यहां पर पैरा नाइट्रोफिनॉल हैज हायर सॉल्युबिलिटी देन दैट ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑल्सो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे बात कर चुके हैं। लिटमस टेस्ट, वी हैव डन रिएक्शन विद बेसिस। नाउ रिएक्शन विद बेसिस, रिमेंबर phenols were acids, yes, but they were very weak acids. So acidic strength of phenol being low, they do not react with NaHCO3. अब यहां पर आप बाजू में एक ब्रैकेट करके जरूर मेंशन करना, दिस इज डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, this is distinguishing test between phenol and carboxylic acid. क्यों? कार्बोक्सिलिक एसिड NaHCO3 के साथ रिएक्ट करेगा पर फिनॉल रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड is a stronger acid than phenol. बात समझ में आई? अब यहां पर बहुत यूनिक चीज है, फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर इतना है कि वो NaOH के साथ रिएक्ट करता है पर NaHCO3 के साथ नहीं करता है, इसलिए ये डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है। कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों के साथ करेगा, अल्कोहल दोनों के साथ नहीं करेगा। अल्कोहल तो फिनॉल से भी वीक है, और फिनॉल जो है वो NaOH के साथ रिएक्ट करेगा पर NaHCO3 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो यहां पर बाजू में मेंशन करके रखना है डिस्टिंग्विशिंग। देखो आगे जब एमसीक्यूज में ये सारे पॉइंट आएंगे ना, तब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अ सर्टेन कंपाउंड रिएक्ट्स विद NaHCO3 but does not react with NaOH but does not react with NaHCO3 so and so दिया है क्वेश्चन में, तो आपको इमीडिएटली क्लिक होना चाहिए कि अच्छा ये फिनॉल की बात कर रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? Then alcohols will show no acidic character of course. So alcohols again यहाँ पर देखो, अभी मैंने स्टेटमेंट बताया ना, alcohols do not react with NaHCO3 और NaOH। अल्कोहल दोनों के साथ रिएक्ट नहीं करते, फिनॉल NaOH के साथ करता है, NaHCO3 के साथ नहीं करता, और एसिड दोनों के साथ करते हैं। क्या ये सीक्वेंस सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अल्कोहल किसके साथ करते हैं? ओनली सोडियम के साथ। तो क्या बनाते हैं? RONA। और ये हम लोगों ने कहां यूज किया था, याद करो? इसको हम लोगों ने यूज किया था विलियमसन्स सिंथेसिस में।
अगले पार्ट में से ईथर्स में विलियमसन सिंथेसिस में हम लोग यूज करने वाले रोना रिएक्शन, इसको मैं रोना रिएक्शन बोलता हूँ, RONA, रोना रिएक्शन, ठीक है। देन यू हैव कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर फिनॉल, ऑलरेडी बोल दिया मैंने। एक्वस फेरिक क्लोराइड, एक्वस मतलब यहाँ पे न्यूट्रल, ऑफ कोर्स, मतलब एसिडिक या बेसिक मीडियम नहीं है, सिर्फ पानी, नॉर्मल न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ डीप वायलेट या डीप पर्पल कलर, ये भी बताया था, फेरिक फिनॉक्साइड बोलते हैं इसको, वो बनाता है वो। तो डीप कलरेशन विल गिव यू डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, ठीक है बच्चों। सो सिर्फ कोल्बीज और राइमर टाइमन का जो डिटेल्ड मैकेनिज्म है वो अगली इसमें सेक्शन में अपन करेंगे, और ईथर्स अपन खत्म कर लेंगे, ठीक है।